वेलकम टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का जो हम लोग सीरीज शुरू किए थे उसका अगला चैप्टर देखेंगे जो कि है पीरियड ऑफ महाजनपदास या फिर इसको स्टेट फॉर्मेशन भी बोलते हैं। भारत का पहला राज्य निर्माण हमको इस पीरियड में दिखता है जो कि है 600 बीसी से लेके नॉर्मली 400 बीसी माना जाता है। यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा पूर्व के बीच में बहुत सारे महाजनपद बने। हालाँकि टाइम थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है, वो एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता। जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं बीसी में और इनफैक्ट जब हम लोग ईस्वी में जाते हैं तो भी वहाँ पे 400-500 ईस्वी तक चीज़ें जो है थोड़ा-सा ईयर को लेके चीज़ें आगे-पीछे होती रहती हैं। तो अगर महाजनपद की पीरियड की बात की जाए, तो टोटल 16 महाजनपदों का ज़िक्र आता है और उन 16 महाजनपदों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी वाले चाहें तो ये देख सकते हैं, इंग्लिश वाले चाहें तो ये देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कंबोज है, फिर गांधार है, कुरु है, पांचाल है, सूरसेन है, मत्स्य है, अवंती है, वत्स है, चेदी है, कोशाल है, वज्जीज हैं, मल्लाज हैं। वज्जी और मल्ला जो है ये रिपब्लिक था। अंग हैं, काशी है, मगध है और असक है या फिर असमक भी इसको बोला जाता है। तो अशक, वज्जी और मल्ला ये तीनों रिपब्लिक थे, गणराज्य थे। बाकी ये जो है नॉर्मल कह सकते हैं राज्य थे। तो टोटल 16 महाजनपद जो है आते हैं और उन 16 महाजनपद के बारे में हमको डिटेल पढ़नी है। लेकिन उन 16 महाजनपद के बारे में जानने से पहले हमको उनका सोर्स समझना पड़ेगा और एक्चुअली में बैकग्राउंड क्या था, कैसे ये फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन था, कैसे यहाँ पे भारत का पहला राज्य निर्माण दिखता है, ये चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये की है कि यहाँ पे सारे जो महाजनपद हैं उसकी कैपिटल यानी कि राजधानी दी हुई है और आज के मॉडर्न टाइम पे वो कहाँ पे हैं ये चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। हालांकि हम लोग डिटेल में कवर करेंगे तो एक एक करके सारे महाजनपद के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर बात की जाए कि फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन यहाँ पे पहला स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो अगर आप देखेंगे ऋग्वेद में देखेंगे तो जन का जिक्र आता था और लेटर वैदिक एज में जनपद का जिक्र आता था। लेकिन अब वही जनपद क्या हो गया, महाजनपद हो गया। इसकी वजह ये थी कि कई सारे जनपद मिला के जैसे कि वो टेरिटरी जो है और इनलार्ज की, क्योंकि जैसे-जैसे टाइम गुज़रा, जो रूलर थे उनका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन का सपना था वो और मज़बूत होते गया। जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड में या ऋग वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि जो राजा होता था, राजा नहीं बेसिकली, जो भी उनका सरदार होता था, राजन होता था, उसका टेरिटरी को लेके कोई लालच नहीं होता था। टेरिटोरियल एक्सपेंशन का वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ी, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट जो है आया और राजा और राजन जो है वो युद्ध टेरिटरी के लिए लड़ना शुरू किए। तो जैसे-जैसे टेरिटोरियलिटी का कॉन्सेप्ट बढ़ा, वैसे-वैसे चीज़ें बढ़ती गईं और यहाँ पे महाजनपद का कॉन्सेप्ट दिखता है। यानी कि कई जनपद टुगेदर हुए या एक साथ आए और एक महाजनपद बना। और इसमें ख़ास बात ये होती थी कि ब्यूरोक्रेसी इलैबोरेट होती थी। पहले ब्यूरोक्रेसी बहुत बेहतर नहीं थी, आर्मी बहुत बेहतर नहीं थी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, तो यहाँ पे आर्मी जो है लार्ज हुई, बेहतर हुई और कई तरीके के टैक्सेस भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि पहला स्टेट फॉर्मेशन यहाँ पे दिखता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भारत का सेकंड अर्बनाइज़ेशन भी कहा जाता है, यानी कि दूसरा शहरीकरण। दूसरा शहरीकरण ये है तो पहला शहरीकरण कौन-सा है? पहला शहरीकरण है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन। सिंधु घाटी सभ्यता अगर याद होगा तो वो भारत का पहला शहरीकरण माना जाता है, पहला अर्बनाइज़ेशन माना जाता है। और ये महाजनपद का जो पीरियड है ये दूसरा अर्बनाइज़ेशन माना जाता है। और तीसरा भारत का अर्बनाइज़ेशन किस पीरियड को माना जाता है, किस कॉल काल को माना जाता है, आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। टोटल 3 स्टेट कह सकते हैं कि अर्बनाइज़ेशन के फेज़ भारत में दिखाई देते हैं। दूसरी बात ये है कि स्टेट फॉर्मेशन जो हुआ इसकी वजह क्या थी, क्या कारण थे जिसकी वजह से स्टेट फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देता है। पहली चीज़ तो ये कि लेटर वैदिक एज में आप लोगों ने देखा कि आयरन का यानी कि लोहे का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से शुरू हुआ और इस एज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ आयरन का, उसके टूल्स बनाए गए और एग्रीकल्चर में लोहे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया। तो एग्रीकल्चर जो है बहुत प्रॉस्पेरस हुआ, कृषि जो है बहुत समृद्ध हुई, जिसकी वजह से रेवेन्यू जो है राज्य को बेहतर मिला और एक स्टेट फॉर्मेशन में इससे मदद मिलती है। दूसरी चीज़ ये हुई कि जैसे एग्रीकल्चर बेहतर हुआ और एग्रीकल्चरल टूल्स बेहतर हुए, तो नई-नई जो है टेक्नीक आई एग्रीकल्चर में, कृषि में,
और इसमें सीडलिंग ट्रांसप्लांटेशन जो है दिखाई देता है। नॉर्मली क्या होता था, पहले धान की खेती करने के लिए बीज को ऐसे ही फेंक देते थे, लेकिन जो एक्चुअली में धान की खेती होती है वो बीज लगाने के बाद जब पौधा 5-6 इंच का हो जाता है तो उसको उखाड़ के दोबारा लगाया जाता है। ये सीडलिंग ट्रांसप्लांटेशन है। तो ये प्रक्रिया या ये टेक्निक पहली बार इसी पीरियड में शुरू हुई, जिससे धान जो है बहुत बेहतर उगे। पहले बहुत बेहतर नहीं उगते थे, ऐसे ही फेंक देते थे, जो उगता था, जो नहीं उगता था वो बर्बाद हो जाता था। लेकिन इस पीरियड में ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, सीडलिंग ट्रांसप्लांटेशन होता है, जिससे कह सकते हैं कृषि जो है बहुत बेहतर हुई। दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं कि आयन के ही वजह से या लोहे के इस्तेमाल की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी बहुत बेहतर हुई। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का बेहतर होना, उद्योग का बेहतर होना, कृषि में समृद्धि आना, ये सारी चीज़ें वजह बनती हैं टैक्सेशन की, और एक बेहतर टैक्स की का जो क्रिया है, टैक्स की प्रक्रिया जो है, वो यहाँ पे दिखाई देती है। और ऑब्वियस सी बात है, अर्बनाइजेशन का शहरीकरण की बात हम लोग कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कॉइनेज की शुरुआत हो जाती है, सिक्के यहाँ पे प्रचलन में आ जाते हैं। इसके पहले क्या हो रहा था, निष्क वगैरह का जिक्र आया, लेकिन वो प्रॉपर सिक्के नहीं होते थे। और नॉर्मली जो काम होता था वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था, यानी कि एक सामान के बदले दूसरा सामान लिया दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे कॉइनेज सिस्टम शुरू हो जाता है, और यहाँ पे जो हमको दिखाई देता है वो है पंच मार्क्ड कॉइन। पंच मार्क्ड कॉइन का पिक्चर होगी शायद, अभी हम दिखा देंगे। पंच मार्क्ड कॉइन्स नॉर्मली जो है किसी भी धातु को पिघला के उस पे ठप्पा लगाया जाता था और फिर हथौड़े से मारा जाता था, जिससे उस पे निशान बन जाता था। इसको पंच मार्क्ड कॉइन बोलते थे। तो उसकी शुरुआत यहाँ पे दिखती है। और प्रेजेंस ऑफ एम्बिशियस रूलर, यानी कि एक महत्वाकांक्षी यहाँ पे शासक वगैरह दिखाई देते हैं। एक ऑब्वियस सी बात है कि टेरिटोरियलिटी जो है पनपी। यहाँ पे एग्रीकल्चर को लेके वही सारी चीज़ें दी हुई हैं, अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर चूँकि बेहतर हुआ तो एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, एग्रीकल्चर में समृद्धि हुई, और इससे जो व्यापार होता था वो भी बहुत हद तक बढ़ा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। यानी कि आंतरिक जो व्यापार होता था वो भी होता था, बाह्य व्यापार में भी वृद्धि दिखाई देती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, एग्रीकल्चर बढ़ा। और दूसरी एक खास बात यह है कि एग्रीकल्चर और ट्रेड बढ़ने की वजह से यहाँ पे श्रेणीज़ दिखाई देती हैं, गिल्ड। एक तरीके से कह सकते हैं जो व्यापारी होते थे उनका कारवां होता था, और ये सारे एक कलेक्टिव तौर पे काम करते थे। आगे इसके बारे में भी हम लोग डिटेल देखेंगे। और स्टैंडिंग आर्मी की भी हम लोग बात कर चुके हैं कि आर्मी बेहतर हुई, ब्यूरोक्रेसी बेहतर हुई, और पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो अगले लेक्चर में, या ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब लेक्चर जो है शॉर्ट रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगी। कल के लेक्चर में हम लोग देख लेंगे इसके 16 महाजनपद के क्या क्या सोर्सेज रहे हैं। थैंक यू।